विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े, उसके भी जो विश्वासघाती है। सागर में जो खास बात थी और जो सबसे ज़्यादा असरकारक बात थी, वो वहाँ का नैसर्गिक जो प्राकृतिक परिवेश था, वहाँ की जो पहाड़ियाँ थीं और वहाँ का जो लोक जीवन था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल और उपयोगी रहा। साहित्य एक बहुत ही विचित्र क्षेत्र है, जहाँ किस घर में कौन पैदा हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। निराला के पिता पुलिस थे, प्रेमचंद के पिता पटवारी थे, जयशंकर प्रसाद के यहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता था। नमस्कार साथियों, ये प्रधाननामा की बेहद खास श्रृंखला साहित्य सागर का द्वितीय संस्करण है और ये एपिसोड केंद्रित है हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि एवं संपादक आचार्य विजय बहादुर सिंह जी पर। आप वर्तमान में भोपाल में निवास करते हैं और आगामी 16 फरवरी को 83 वर्ष के हो रहे हैं। इस उम्र में भी आपकी सक्रियता सराहनीय और अनुकरणीय है। 16 फरवरी सन 1940 को अयोध्या के ग्राम जयमल नगर में जन्मे आचार्य विजय बहादुर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। कलकत्ता से हाई स्कूल एवं स्नातक करने के बाद हिंदी साहित्य में एमए सागर विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ सन 1964 में आपने पूर्ण की। सागर विश्वविद्यालय से ही वर्ष 1967 में सुप्रसिद्ध समीक्षक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के निर्देशन में छायावादी बृहत्त्रयी पर शोध कार्य करके पीएचडी आपने अर्जित की। शिक्षा के पश्चात 27 वर्ष तक पुरानगरी विदिशा के सिताब राय जैन पीजी कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे। वर्ष 1995 से 2003 तक भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में आपने अध्यापन किया तथा हिंदी के विभागाध्यक्ष पद से आप सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2008 से 2010 तक कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद के आप निदेशक रहे एवं सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका वागार्थ के आप संपादक भी रहे। अपने लेखन की शुरुआत आलोचना से करने वाले आचार्य विजय बहादुर सिंह जी ने कविता, संस्मरण, जीवनी लेखन तथा शिक्षण और समाज की समस्याओं से संबंधित लेखन भी किया है। आपने 8 खंडों में क्रमशः भवानी प्रसाद मिश्र और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली तथा 4 खंडों में दुष्यंत कुमार रचनावली का संपादन किया। समय और संवेदना उपन्यास, स्कूल, दूसरा घर, आपके लाए हुए दिन काव्य संग्रह, भवानी प्रसाद मिश्र कविता की स्वदेशी तेजस्विता, भवानी प्रसाद मिश्र संस्मरण और आलोचना, जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन अभिजात का क्लासिक, आलोचना का प्रतिपक्ष, समकालीनों से संवाद, निगाह दर निगाह, शलभ श्रीराम सिंह की गजलों का संकलन एवं संपादन, महादेवी की कविता का नेपथ्य आदि आपकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से सुब्रमण्यम भारती सम्मान, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से भवभूति अलंकरण, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा शताब्दी सम्मान, भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग द्वारा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सम्मान आदि विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके आचार्य विजय बहादुर सिंह जी साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है। आचार्य विजय बहादुर सिंह जी को अपने साथ पाकर प्रधाननामा परिवार बेहद गर्व एवं हर्ष का अनुभव करता है। सुनिए उनके साथ ये विशेष बातचीत प्रधाननामा के संपादक कवि श्री वीरेंद्र प्रधान की एक विशेष बातचीत। साथियों, प्रधाननामा का विनम्र प्रयास रहा है साहित्य से संबंधित हस्तियों को आपसे रूबरू कराने का। इस श्रृंखला में हमने अब तक 51 एपिसोड बनाए हैं। आज बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के सुपरिचित कवि, आलोचक, समीक्षक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। रामविलास शर्मा सम्मान, लोक सम्मान, श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान से विभूषित आचार्य विजय बहादुर जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज एक छोटी सी बातचीत सर से
आप लोगों के सम्मुख सर, ये रामविलास शर्मा सम्मान, लोक सम्मान और श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। मैं एक बात और बोल दूं आपको जी कि आपने जिन पुरस्कारों की चर्चा की तो बहुत छोटे छोटे पुरस्कार हैं। जी मुझको कुछ राष्ट्रीय स्तर के बड़े पुरस्कार भी मिले। जी 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 एक पुरस्कार मिला है जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का, जिसको राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दिया था, जी वो है मैं सुब्रमण्य भारती पुरस्कार। जी जी ठीक है ना जी। और दूसरा पुरस्कार जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी सम्मान, जो भारत के तमाम विश्वविद्यालयों के हिंदी अध्यापकों की संस्था है। उसने मुझे पहला पुरस्कार दिया है मेरे गुरु जी के नाम पर, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी पुरस्कार। जी जी। और तीसरा पुरस्कार जो मुझे दिया है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भवभूति अलंकरण जो दिया है जी। और चौथा मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति ने दिया है शताब्दी सम्मान। ये 4-5 बड़े पुरस्कार हैं जिनको आपके यहाँ रिकॉर्ड में होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल। आपने जानकारी के अभाव में हाँ तो नहीं वो बहुत सारे। पूरी साहित्यिक यात्रा के दौरान अयोध्या, कोलकाता, विदिशा और भोपाल का ही उल्लेख अधिक होता है। इसके साथ साथ सागर भी आपका एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। अपने सागर प्रवास के बारे में कुछ बताइए। सागर तो एक प्रकार से मेरी जिज्ञासा और मेरे निर्माण की भूमि रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि जिन दिनों मैं शोध कर रहा था उन दिनों मेरे जीवन से एक और शहर जुड़ा, उज्जैन, जिसका जिक्र मैंने भी कम किया है, लोगों भी को कम मालूम है। तो वहाँ भी मैं 1.5 साल रहा। सागर में जो खास बात थी और जो सबसे ज़्यादा असरकारक बात थी वो वहाँ का नैसर्गिक जो प्राकृतिक परिवेश था, वहाँ की जो पहाड़ियाँ थीं और वहाँ का जो लोक जीवन था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल और उपयोगी रहा इस दृष्टि से कि मैं ये समझ सका, क्योंकि मैं मैदानी इलाकों से चल के आया था। जी। हमारे यहाँ एक छोटा सा पत्थर भी आप कभी खोजिए, मील 2 मील 4 मील में भी तो दिखेगा नहीं कहीं। तो यहाँ मैंने देखा कि पहाड़ ही पहाड़ है। हमारे यहाँ जमीन एकदम ऐसी है, समतल। और यहाँ देखा कि जमीन यहाँ समतल है ही नहीं, कभी एकदम घाटी है, कभी एकदम पहाड़ है। तो वो मुझे लगा कि एक तो सागर मेरे लिए इसलिए बहुत खूबसूरत जगह दिखी। दूसरा विश्वविद्यालय का परिसर, जहाँ मैं कभी गुरुकुलों के बारे में सुना तो करता था, लेकिन गुरुकुल कैसे हो सकते हैं इसका अनुभव मैंने वहाँ किया जी। क्योंकि छात्र और अध्यापक के बीच में उन दिनों जो संबंध था और अध्यापक जिस तरह से अपने छात्रों को अपने अंतरंग दिनचर्या का हिस्सा बना लेते थे, वो मैंने और कहीं नहीं देखा जी। जैसे मैं बहुत दिनों तक कलकत्ता रहा, 12-14 साल, लेकिन वहाँ अध्यापक से हमारा रिश्ता सिर्फ कक्षा तक ही होता था। मुझे याद है मैं केवल एक अध्यापक के यहाँ, वो भी बहुत अनुनय विनय के बाद, जो बंगाली थे, मिहिर कुमार सेन, और हमको अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, उनका एक बार मैं इतवार को उनकी अनुमति लेकर गया था। फिर मुझे याद नहीं है कि मैं किसी अध्यापक के यहाँ जा पाया हूँ, क्योंकि इतना बड़ा शहर, इतनी व्यस्तता, वहाँ किसी के पास कोई फुर्सत नहीं। लेकिन सागर विश्वविद्यालय का जो परिसर था, वहाँ चाहे आचार्य वाजपेयी का निवास हो, चाहे डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का हो, चाहे डॉक्टर राममूर्ति जी त्रिपाठी का हो, या भटनागर जी का हो, इन सब लोगों के यहाँ, और तो और डॉक्टर श्यामाचरण दुबे के यहाँ भी जाना आना बहुत आसान था। जैसे दुबे जी तो बहुत कम लोगों को उन दिनों प्रवेश देते थे, लेकिन मैं चूँकि कविता वगैरह लिखने लगा था उस वक्त, और मेरी कुछ चीज़ें पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, तो उनके यहाँ मुझे कॉफ़ी पीने तक की सुविधा थी जी। तो वो मतलब स्नेह देने लगे थे। तो मेरा कहना यह है कि सागर में हमने सीखा कि एक अध्यापक को अपने छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, और तब तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अध्यापक कभी हमसे कुछ चाह भी रखता है।
बल्कि नहीं सोचते थे, बल्कि अब आज लगता है कि हमने अपने उन अध्यापकों का कर्ज नहीं चुकाया, ऋण नहीं चुकाया जी। क्योंकि वो बगैर पूछे चाय कॉफ़ी और जब तक तो खाना वगैरह भी मिल जाता था, खास तौर से शिव कुमार जी के यहाँ, त्रिपाठी जी के यहाँ, और एकदम अंतेवासी की तरह हम लोग रहते थे। तो एक प्रकार से एक परिवार जैसा था। तो ये अनुभव थे। और तीसरा अनुभव जो था वो ये था कि एक से एक अपने विषय के दिग्गज विद्वान वहाँ थे, जो अतृप्ति मुझे कलकत्ता में थी, क्योंकि हिंदी साहित्य को लेकर के जो मैं कलकत्ता से एमए प्रीवियस में कर चुका था विश्वविद्यालय से, लेकिन मुझे वहाँ तृप्ति नहीं मिली। तो इसलिए भागा भागा मैं सागर आया और फिर से मैंने एमए प्रीवियस ज्वाइन किया। तो परिणाम ये हुआ कि मुझे लगा कि अब यहाँ मैं अपने सवालों को लेके ठीक से रह सकता हूँ। और एक विद्यार्थी को सबसे बड़ी चाह क्या होती है कि उसकी जिज्ञासाओं का उचित और सटीक समाधान हो, तो यहाँ होता था। और मुझे एक प्रकार से साहित्य को लेकर के, कला को लेके और तमाम बौद्धिक समाज के प्रश्नों को लेके एक नई दृष्टि मिलती थी जी। तो वो सब सागर के मेरे अपने अनुभव हैं जो बहुत अच्छे रहे हैं। और सागर तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा निर्माण का समय रहा है और मेरी पहचान बनाने में भी उसका बराबर का योगदान था। जी सर, आपकी प्रारंभिक कविताओं में से कोई एक कविता हमें इस बातचीत के दौरान सुनना चाहेंगे? देखिए, प्रारंभिक कविताओं में तो जब मैं शुरू में मैंने तो लिखना शुरू किया था प्रारंभिक कविताओं के रूप में 59-60 से जी। वहाँ सिर्फ वो कविता तो बहुत ही एक प्रकार से दिनकर जी की एक कविता मैंने पढ़ी थी और उस कविता ने उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद थी। अन्यथा तो वहाँ 2-3 लोग बहुत ज़्यादा आते थे कलकत्ता में। एक तो बच्चन जी का आना अक्सर था कवि सम्मेलनों के चलते, नीरज का था और दिनकर जी आते रहते थे। इन तीनों को बहुत करीब से देखने सुनने का अवसर मुझे मिला। लेकिन दिनकर जी को कविता एक है, बड़ी प्रसिद्ध है, आपने भी पढ़ी होगी, कसमई देवार। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बलि होती है। देख कलेजा फाड़ कृषक दे रहे अरे शोणित की धारें, और उठा करती हैं उन पर वैभव की ऊंची दीवारें। तो इससे मुझे एक प्रेरणा मिली थी जी। तो इस तरह की कुछ कविताएं थी जिनको पढ़ते हुए मुझ में लगा कि ये कविता का कर्म जो है ये तो बहुत सम्मोहक भी है, लेकिन केवल सम्मोहक होने से कोई कवि कविता बन जाए और कविता लिखने लगे वो संभव नहीं है जी। मेरे भीतर भी कहीं कोई कुलबुलाहट रही होगी। तो वो उसमें से कुछ शुरुआती कविताएं जो हैं उनमें से 1-2 मैं आपको सुना देता हूँ। एक कविता मैंने लिखी कि रोशनी झुक गई है मेरे कंधों पर, रोशनी झुक गई है मेरे कंधों पर, मैं इसके भीतर उतरता हूँ। ये एक कविता थी। और एक कविता मैंने लिखी कि विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े। विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े, उसके भी जो विश्वासघाती है। जी जी, बहुत बढ़िया। विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े, उसके भी जो विश्वासघाती है। एक मैंने गजल पैटर्न में लिखा क्योंकि मैं मानता था कि छंद में भी अभी वो ताकत है कि आप अपने अनुभव उसमें डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं जी। तो मैंने लिखा कि चल नदी सी चलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, शोक सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल, शोक सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल, तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, जंगलों के सीने से राह से निकलती चल, मोड़ मोड़ पहरे हैं
रास्ते बदलती चल, मोड़ मोड़ पहरे हैं, रास्ते बदलती चल, ठोकरों का डर कैसा, बस की बस संभलती चल, दूर तक है खामोशी, याद सी टहलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल नंदलाल वाजपेयी जी से लेकर विजय बहादुर सिंह जी तक समीक्षा की, आलोचना की एक महान परंपरा रही है। इस परंपरा का अगला संवाहक आपके अनुसार कौन है हिंदी में? देखिए, हम लोग ज्योतिषी नहीं हैं कि हम ज्योतिष की बात करें। साहित्य एक बहुत ही ऐसा विचित्र क्षेत्र है जहाँ किस घर में कौन पैदा हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। निराला के पिता पुलिस थे जी, प्रेमचंद के पिता पटवारी थे जी, ठीक है ना जी, जयशंकर प्रसाद के यहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता था, व्यापारी थे सुगनी साहू। वही हाल भारतेंद्र हरिश्चंद्र का था। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी रेलवे में मालबाहु थे, इसलिए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए भविष्य की बात उसमें तो की नहीं जा सकती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो यंगर जनरेशन आ रही है वो बहुत अपने काम से, अपने विचारों से और अपने लेखन से बहुत आश्वस्त करती है। आलोचकों की संख्या वैसे भी बहुत कवियों और कथाकारों की या उपन्यासकारों की तरह बहुत ज़्यादा नहीं होती जी। मैं समझता हूँ कि एक समय में अगर 2-3 आलोचक हो तो पर्याप्त है, क्योंकि वो सारा रास्ता संभाल लेते हैं। यह जरूर है कि अलग अलग विधाओं के संदर्भ में अलग अलग आलोचक अगर हो तो अच्छा है, क्योंकि विशेषज्ञता इस वक्त बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि इतना उपन्यास लिखा जा रहा है, इतनी कहानियाँ लिखी जा रही हैं और इतनी कविताएं लिखी जा रही हैं, संस्मरण लिखे जा रहे हैं, तो एक के बूते का रोग नहीं है जी। इसलिए मैं मानता हूँ कि अलग अलग विधाओं में अगर काम करने वाले लोग आए, जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही विधाओं में ठीक से काम किया, कविता में और उपन्यास में। कहानियों में भी मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन बहुत काम नहीं कर सका। उपन्यासों में मैंने लिखने के, वो नाटकों के बारे में लिखने की कोशिश की, तो मुझे लगा जो उसका रंगमंची पक्ष है उसका ठीक से ज्ञान मुझे नहीं, तो मैंने उसमें हाथ नहीं डाला। तो मेरा ये कहना, जैसे नामवर जी का ही देखें या रामविलास जी का, नाटक के बारे में इन्होंने चुप्पी साधी रखी, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। अधिकांश जो बड़े आलोचक हैं उनका सबका केंद्रीय भूमि है वो कविता जी। या नामवर जी कहानी तक आ गए, तो उन्होंने कहानी आलोचना से अपनी पहचान बनाई। बाद में मुख्यतः उनकी प्रतिष्ठा कविता के क्षेत्र में ही हुई। तो मेरा ये ऐसा लगता है, कविता बहुत पुरानी विधा है जी। उसके टूल्स हमारे पास बाकायदा परंपरा से मौजूद हैं। तो जो परंपरा से मौजूद हैं तो उसमें ज़्यादा हम थोड़ा सा बहुत जोड़ करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन कहानी पर जो काम नामवर जी ने किया, उसमें कहा गया कि वो उन्होंने कविता के टूल से ही काम चलाया। कहानी के भीतर जो उसके मानदंड थे, उन मानदंडों से कोई नए सूत्र निकालने की कोशिश नहीं की। तो लेकिन एक सुरेंद्र चौधरी नाम के एक व्यक्ति थे, गया में पढ़ाते थे, उन्होंने जो कहानी का रचना विधान किताब लिखी उसमें उन्होंने कोशिश की वो। तो मेरा ये कहना है कि ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इन जनरल मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब बहुत अच्छी रचनाएं आती हैं और बड़ी रचनाएं आती हैं, बड़ी रचनाओं का मतलब जो अपने ज़माने के चेहरे को ठीक से फोकस करती हैं और अपने भाषा और अपनी शैली में अपने समय को एक नया चेहरा मोहरा देती हैं, तब कोई आलोचक पैदा होता है जी। जब तक औसत साहित्य लिखा जाता रहेगा तब तक कोई नया और अच्छा आलोचक नहीं पैदा होगा। इसलिए नया आलोचक पैदा करने के लिए श्रेष्ठ और एकदम मौलिक और दिशांतरकारी लेखन भी जरूरी है। अगर प्रसाद निराला पंत नहीं आए होते तो नंदलाल वाजपेयी जैसा आलोचक, या प्रेमचंद नहीं आए होते तो नंदलाल वाजपेयी जैसा आलोचक ना आता। जी।
ठीक है ना, जी रामविलास शर्मा नहीं आते। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आलोचक को पैदा करने वाली जो जमीन है वो जमीन रचना की है, इसलिए रचना पैदा होगी तो आलोचक अपने आप पैदा हो जाएगा। वैसे आपके प्रिय लेखक कौन कौन से हैं? उसमें भाषा की सीमा नहीं है? क्योंकि बीए तक मेरा अंग्रेजी साहित्य था, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी थी, हिंदी मेरे पढ़ने में आई नहीं, तो अंग्रेजी पढ़ता रहा जी। तो अंग्रेजी पढ़ने से क्या हुआ कि मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, कॉलरिज को पढ़ा, रोमांटिक्स को पढ़ा। तो उसमें जो मुझे लेखक अच्छे लगे वो एस.टी. कॉलरिज मुझे लगते बहुत अच्छे लगे, शैली बहुत अच्छा लगा, शेक्सपियर तो लगे ही। लेकिन अब मैं आज उन्हें अपना बहुत प्रिय लेखक इसलिए नहीं कह सकता कि अब मेरे पास ढेर सारे लेखक हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित और प्रभावित किया है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद को शुरुआती जीवन में मैं उतना समझ तो नहीं पाया, लेकिन मेरे अंतरंग में वो किसी प्रतिध्वनि की तरह गूंजा करते थे और धीरे धीरे मैंने उनको समझने की कोशिश की। तो वो मेरे प्रिय लेखक हैं। नागार्जुन मेरे प्रिय लेखक हैं क्योंकि नागार्जुन ने कविता की भाषा और उसका चेहरा मोहरा बदला, विषय बदले, और उस रूप में, उस बदलने की प्रक्रिया में उन पर तरह तरह के आरोप भी लगे, लेकिन आज निर्विवाद रूप से वो मूर्धन्य कवियों में हैं जी। ठीक है ना जी। मैं अज्ञे को उतना ज्यादा अपना प्रिय लेखक नहीं बना पाया, हालांकि अज्ञे अपनी नवीनता में मुझे आकृष्ट करते रहे, लेकिन मुझे नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र और एकदम यूतर लोगों में, जैसे कि जो गजल लिखने वाले हैं, दुष्यंत हैं, शलभ हैं, अदम गोडवी हैं, उपन्यासकारों में चित्रा मुदगल हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं या भगवान दास मोरवाल हैं, कई लोग हैं तो जो मुझे आकृष्ट करते हैं। लेकिन अगर एकदम प्रिय लेखक बोलेंगे किसमें से आप दो चार के ही नाम लीजिए, तो मैं जयशंकर प्रसाद का, नागार्जुन का, प्रेमचंद का और रेणु का, इन लोगों का नाम लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जो बड़े लेखक हुए हैं उसमें भवानी भाई भी एक हैं, लेकिन भवानी भाई पर तो मैंने काम ही किया है। जी जी, लेकिन भवानी भाई का उतना अधिक नाम मेरे ख्याल से नहीं हो पाया जितना होना था। नहीं, उसका कारण सुनिए जी। मैंने जब भवानी प्रसाद जी मिश्र की रचनावली की जी, तो उस रचनावली के लोकार्पण में उसकी अध्यक्षता तो विष्णु प्रभाकर ने की थी, आवारा मसीहा वाला, लेकिन उसमें नामवर जी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी तीनों थे जी। दिल्ली में हुआ था। तो इन लोगों में से मुझे याद तो नहीं है, शायद अशोक वाजपेयी ने कहा या केदार जी ने, कि हमें एहसास नहीं था कि भवानी भाई ने इतना सारा लिखा जी। इसी से आप समझ लीजिए कि हमारी जानकारियां उनको लेकर नहीं थी, तो इसके जिम्मेदार भवानी प्रसाद मिश्र थोड़े थे जी जी। इसके जिम्मेदार तो हम थे, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रभास जोशी ने जब कहा कि हमने तो अपने अखबार की भाषा भवानी भाई से ली, या केदार जी ने कहा कि जो भवानी प्रसाद जी मिश्र ने कविता की भाषा सेट की, वहां कहा लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले भवानी प्रसाद जी मिश्र को इतना इंपॉर्टेंट लेखक नहीं माना जाता था। उसका कारण सन 50 तक तो वो मध्य प्रदेश से बाहर निकले ही नहीं। 53 में उनका पहला संग्रह आया, गीत फरोश, ठीक है ना जी। और फिर भी वो अपने प्रचार प्रसार से दूर रहे, क्योंकि उनका ज्यादा हिस्सा जो है राष्ट्रीय आंदोलनों में गुजरा। तो आंदोलन में एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में थे, कविता को अपना बाई प्रोडक्ट के रूप में ले रहे थे। लेकिन उसी दौरान जब दूसरा सप्तक में वो आए, पहले कवि के रूप में, सतपुड़ा के घने जंगल के रूप में, सन्नाटा के रूप में, ठीक है ना जी। तो एक विशिष्ट कवि के रूप में तो आए अज्ञे की निगाह में जी। तो मेरा ये कहना है कि कभी कभी कुछ कवियों को ठीक से टेकअप नहीं किया जाता, नहीं जाया पाता, इसलिए कि वो कभी कभी एक हवा आंदोलन की चलती है। अज्ञे जी ने एक खास प्रकार की हवा चला दी थी, उसमें भवानी भाई दूसरा सप्तक के पहले कवि के रूप में तो हैं,
लेकिन इस रूप में नोटिस में नहीं लिए गए कि वो एक इम्पॉर्टेंट मूर्धन्य कवियों में से है, क्योंकि केवल भाषा ही नहीं बदल रहे हैं, वह अकेले कवि हैं जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी को केंद्र में रख करके अपनी काव्य सर्जना कर रहे हैं, अकेले कवि। ठीक है ना जी। नागार्जुन के साथ तो ऐसा है कि उनके पास गांधी भी हैं, मार्क्स भी हैं, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ऐसे हैं जो अकेले कवि हैं जिन्होंने इतने बड़े राष्ट्रीय महानायक को, राष्ट्रीय आंदोलन के महानायक को अपनी कविता के केंद्र में बिठा करके उसकी दृष्टि से अपनी कविता की दृष्टि को जोड़ा जी। ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने किया। बाद में तो अशोक वाजपेयी के हाँ जो सूची थी जनसत्ता में, अगर उनका कभी कभार आप देखें जो छप के आ गया है जी। तो उसमें पहले उन्होंने 3 ही मूर्धन्य कवि माने, अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध, लेकिन बाद में उन्होंने 2 और जोड़े, नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र। एक अपने कभी कभार के अंश में उन्होंने लिखा कि 5 मूर्धन्य कवि हैं। ठीक है ना जी। तो कभी कभी कुछ कवियों को देखने में और मजेदार, मुझे इस बात का मैंने एहसास बहुत सुखद रूप में है कि इन दोनों कवियों पर सबसे पहले मैंने लिखा, भवानी प्रसाद मिश्र पर और नागार्जुन पर। इनसे पहले किसी आलोचक ने नहीं लिखा, केवल रामविलास शर्मा का एक निबंध था नागार्जुन पर, भवानी प्रसाद मिश्र पर वो भी नहीं। और बाद में ये दोनों कवि एक बड़े कवियों के रूप में स्वीकृत हुए। तो मुझे लगता है कि कम से कम मेरी आलोचक दृष्टि ठीक थी कि मैंने ठीक कवियों को पकड़ा। जी। ठीक है ना। और इस रूप में मैं ये अपने को कह सकता हूँ कि मेरे निर्णयों में मैंने चूक नहीं रही, बल्कि जो चूक ये लोग कर रहे थे मैंने उसको ठीक से संतुलित किया। नामवर जी और अशोक जी की मित्रता तो सागर के समय से थी, और मेरे ख्याल से आपका परिचय भी नामवर जी से अधिक घनिष्ठ सागर के दिनों से ही हुआ है। नहीं, नामवर जी जब मैं सागर आया तो 1 साल पहले चले गए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं उनको सुनता रहता था कलकत्ता में। कलकत्ता में तो सभी लोग जाते थे, उनके कई व्याख्यान मैंने सुने थे। रामविलास शर्मा जी को भी वहीं सबसे पहले सुना था, सागर आने के पहले तो वो सुना था। लेकिन बाद में हाँ वो मुझे स्नेह देने लगे थे काफ़ी, हालांकि वो मुझसे नाराज भी रहे, और उसका कारण ये था कि कभी कभी वो अपनी साहित्यिक राजनीति की चतुराइयां बरतते हुए कई ऐसे काम करते थे जिनसे सहमत हो पाना बड़ा कठिन था। जैसे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ कहा था कि वाजपेयी जी के न चाहते हुए मैं सागर में अध्यापक हुआ, और बाद में उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के चाहने से मैं निकाल दिया गया। तो विश्वनाथ तिवारी ने लिखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वाजपेयी जी न चाहें और आप वहां हो जाएं, और ऐसा कैसे हुआ कि वाजपेयी जी के चाहने से आप निकाल दिए गए। मैंने जब इन सब चीजों की तलाश की तो पता लगा कि नामवर जी झूठ बोल रहे हैं। तो जब मैंने अपनी किताब वाजपेयी जी पर लिखी, उनकी जीवनी आलोचक का स्वदेश, तो कई लोगों ने जो मेरे शुभचिंतक थे, जैसे कि डॉक्टर बच्चन सिंह बनारस के, कलकत्ता में एक मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई की तरह है कृष्ण बिहारी मिश्र, जिनको पद्मश्री भी सरकार ने दिया जी, और जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता पर बहुत बड़ा काम किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नामवर जी को लेकर तुम कुछ मत लिखो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो मैंने कहा कि आप लोगों की मैंने सुन ली, लेकिन मैं लिखूंगा। तो मैंने आलोचक का स्वदेश में एक पूरा चैप्टर लिखा नामवर प्रसंग, और पूरा किस्सा उनके छोटे भाई काशीनाथ सिंह के बयानों से शुरू किया। तो बाद में जब मैं कलकत्ता गया, वहाँ भारतीय भाषा परिषद के निदेशक के रूप में, तो मैंने काशीनाथ सिंह को बुलाया था एक लेक्चर के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम यार भैया तुमको कितना प्यार करते हैं, और तुमने जो है उन्हीं के खिलाफ लिख दिया जी। तो मैंने कहा यार मैंने तुमको कोट करते हुए लिखा है, तो तुम जवाब दे दो उसका, तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। तो उनका जवाब ही तो नहीं है, तो हमने कहा फिर चुप रहो, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि नामवर जी थोड़ी सी मैंने कठोरता और बेईमानी
या झूठ बरतते थे, तो मैंने वो सब झूठ शीला संधू को रेफर करते हुए, शिवदान सिंह चौहान को रेफर करते हुए, यहाँ तक कि रामविलास शर्मा को रेफर करते हुए लिख दिया। तो 5 साल फिर वो मुझसे नहीं बोले, और निरंतर जो है वो मेरे खिलाफ तो क्या थे, लेकिन ये है कि मुझे उपेक्षित करने में, और जब मैं भाषा परिषद में था तो वहाँ वो मेरे खिलाफ सजेस्ट करने में काम करते थे। लेकिन ठीक है, लेकिन उनमें बड़प्पन भी एक था। जब 5 साल बाद यहाँ एक बार आए तो अकेले बैठे थे, तो लोग उनको प्रणाम कर करके जा रहे थे, मैं गया तो पता नहीं वो पान खा के बैठे थे, ये यहाँ पर TTTI में, और ये शायद हिंदी ये प्रगतिशील लेखक संघ की कोई बैठक थी, जब माने गोष्ठी थी जी, या हिंदी साहित्य सम्मेलन की। तो जब मैंने जाके प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बनारसी में कहा कि कहा हो, तो हमने कहा बस मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, आपके लिए चाय लाऊं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब वो निरंतर बनारसी में बोले चले जा रहे हैं, तो हमने कहा कि तो मैं चाय पियाऊं? तो उठ के वो उन्होंने कहा चला हम वो चलते ही, तो उठ के आके मैं चाय पीता रहा, वो खड़े रहे। तो फिर रात को हम लोग बैठे तो वहाँ भी उन्होंने, उसमें शशांक बैठे थे, भगवत रावत बैठे थे, और कमला प्रसाद जी थे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ मुझसे पूछा कि आजकल तुम क्या लिख रहे हो तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अब इनका क्रोध शांत हो गया है, और मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने बताया उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये था, तो मैंने, लेकिन मैं मानता हूँ फिर भी उन्हें गजब का बड़प्पन था, वो तरल और सरल थे। लेकिन किसको अपनी माने अप्रतिष्ठा अच्छी लगती है, लेकिन अब वो मैं कर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये गुरुजी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, तो शिष्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने गुरु के जो सच है उसको रखूं। ठीक है ना जी, वो मेरी किताब में है वो। तो ये था, बाकी वो मैंने रेयर आदमियों में से रेयर थे, बहुत सरल, बहुत जल्द प्रशंसा में मुग्ध हो जाने वाले। क्योंकि मैं उनके साथ एक बार गोवा में रहा 5-6 रोज, तो जिस तरह का उनको देखा, और वक्तृत्व कला में और शार्पनेस में उसमें उनका तो कोई जवाब नहीं था। मैंने वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है जी। कविता, शोध, समीक्षा और अध्यापन, चारों से आप गहरे जुड़े हैं। आपके मत में इन सब चीज़ों की वर्तमान में क्या स्थिति है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में? देखिए, विश्वविद्यालयों के बारे में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, खुद अपने आप को शामिल करते हुए। हम अध्यापक लोग किसी लेखक और कवि को पढ़ाते समय वस्तुतः उसको नहीं पढ़ा पाते, सच तो ये है। हम अपने काम का अर्थ उस अपनी कक्षा को बताते रहते हैं। बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात आई कि प्रेमचंद की फला कहानी का चरित्र चित्रण कीजिए, प्रेमचंद के फला कहानी की भाषा शैली लिखिए। मुझे काफी दिनों बाद समझ में आया कि भाई प्रेमचंद को लेके इस सवालों का क्या मतलब है। आप कभी ये क्यों नहीं पूछते कि प्रेमचंद ने किस अनुभूति के तहत इस कहानी को लिखा, किस उद्देश्य के तहत लिखा, इसको लिखने के पीछे उनका मकसद क्या था? ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता। मैं एक बार यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के समीक्षा शास्त्र का मुख्य प्रश्न कर मैंने पेपर सेटर था, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं जो पाठ्यक्रम में सिलेबस में रखा रहता है उसी सिलेबस में से जो अध्याय हैं उन्हीं में से मैं उन लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लेके पूछ लूं कि भाई अभिनव गुप्त ने क्या कहा है, आनंदवर्धन ने क्या कहा। मैंने ऐसे सवाल पूछ लिए। अरे साहब, तूफान मच गया। मेरे 7 अध्यापकों ने मुझे कहा कि आपने कैसे पूछ लिया? तो मैंने कहा हमको पहले ये बताइए कि मैंने कुछ आउट ऑफ कोर्स पूछा है क्या? तो उन्होंने कहा आउट ऑफ कोर्स नहीं पूछा, लेकिन इस ढंग से पूछा नहीं जाता। तो मैंने कहा कि कौन बताएगा किस ढंग से पूछा जाता है?
मैंने तो ये पूछा है कि अभिनव गुप्त ने क्या लिखा है साधारणीकरण के बारे में, आप बता दीजिए। तो कह ले बच्चा इस तरह से पढ़ के नहीं आया है तो कहाँ से जवाब देगा। तो हमने कहा यही तो मैं टेस्ट करना चाहता था कि बच्चा ओरिजिनल पढ़ के आया है कि नहीं, ठीक है ना जी। तो 600 कॉपियों में से 300 फेल हो गए, ठीक है ना। मैं पढ़ाता रहा कामायनी, अचानक 20वें साल में 20वें-21वें साल में मुझे लगा कि यार मैंने तो कामायनी को जो पढ़ाया गलत पढ़ाया। तो मैंने एक दिन अपनी कक्षा में कहा, जबकि 19 साल तक विद्यार्थियों को पढ़ाते मैं निकल गया था, तो मैंने एक कक्षा में कहा कि मैं अब तक जो पढ़ा रहा था वो कामायनी को समझ नहीं रहा था, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल ही नहीं आया कि प्रसाद ने कामायनी लिखी क्यों। मैं तो अर्थ बता रहा था कामायनी का, क्योंकि वो व्याख्या कैसे की जाती है किसी शब्द की, ये मैं पढ़ा रहा था जी। लेकिन किस अनुभव के तहत प्रेरित होकर कामायनी उनको लिखने को मजबूर होना पड़ा। तो मुझे लगा कि हिंद स्वराज में 1909 में जो गांधी ने लिखा था कि पश्चिम से किस तरह लड़ा जाए, कामायनी इसलिए उस भौतिकवादी सभ्यता से लिखने के विरुद्ध लिखी गई है, इंडियन भूमि पर खड़े होकर के, कि भारत की भूमि की आध्यात्मिकता, उसकी दार्शनिक मानसिकता, उसकी मनोरचना कैसी है, ये कोई पढ़ाता नहीं। और हम पढ़ाएंगे तो कोई छात्र उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं। तो ये मेरा कहना है कि ऐसा होता है, लेकिन पूरा सिस्टम एजुकेशन का ऐसा बन गया है कि इम्तहान में जिसने 95 सवाल याद किए हैं वो फेल, और जिसने 5 सवाल याद किए वो पास, ठीक है ना। आप 5 से मूल्यांकन कैसे करते हो कि साहब 5 हमने, अब उसका वो तो जुआ है कि उसने, आपने 5 पूछ लिया, उसको 5 जो है तैयार थे उसने लिख दिया, और जिसको 95 तैयार थे वो मुंह ताकता रह गया। आप समझ रहे ना जी। तो ये पद्धति बिल्कुल गड़बड़ है। इसलिए मैं जब यहाँ आया एक्सीलेंस में, तो हम लोगों ने एक नियम बनाया कि नहीं, हम साल भर जब इच्छा होगी तब हम इम्तिहान लेंगे एक बार, और वो नंबर उसके रिजल्ट में जुड़ेंगे फाइनल में। दूसरा काम हमने किया कि पहले ऑब्जेक्टिव हम 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव उससे पूछ लेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे सवाल 4 पूछेंगे उससे जो 5-5 मिनट के होंगे, और फिर उसके बाद 3 सवाल उससे बड़े पूछेंगे जो 20-20 मिनट में होंगे। तो उसका पूरा टोटल कवर होता था, तो विद्यार्थी आसानी से निकल जाता था, और उसको सचेत होकर रहना पड़ता था, 5 सवालों से नहीं काम चलेगा, ठीक है ना जी। इसलिए एक्सीलेंस था। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वो तो जरूरी है, लेकिन ये है कि हम उनमें अध्यापकों का दोष उतना नहीं जितना इस ढांचे का है, सिस्टम का है, कि आपने सवालों के इम्तिहान लेने के तरीके जब बनाए हैं, केवल साल भर में या 6 महीने में आप जांच लेते हैं कि विद्यार्थी कैसा है। भाई विद्यार्थी में बहुत सारे गुण होते हैं, उसको 3 घंटे में क्या जांच लेंगे आप, ठीक है ना जी। नंदलाल वाजपेयी जी के शिष्य रहे आपके सीनियर गुरु भाई कांति कुमार जी, संस्मरणकार रहे हैं। हिंदी गद्य में संस्मरण विधा आपके विचार में अधिक प्रचलित क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पहली बात तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं कि प्रचलित नहीं हो पाई। कांति कुमार जी बहुत पढ़े गए जी, और आपको याद होगा कि महादेवी वर्मा बहुत पढ़ी लिखी, लिखा कम गया संस्मरण, पढ़ा ज्यादा गया। कविता जितनी लिखी जा रही है उतनी नहीं पढ़ी जा रही, इसलिए आप अपनी ये धारणा बदल लीजिए। और अब तो ढेरों संस्मरण लिखे जा रहे हैं जी। खुद मैंने ढेरों संस्मरण बाद में लिखे कमला प्रसाद जी के कहने पर जी। वो तो उन्होंने एक संस्मरण चाहा था, तो मैंने तो संस्मरण जिंदगी में कभी लिखा नहीं था, लिखा तो क्लिक हो गया, तो मुझे लगा कि लिखना चाहिए। फिर हमारे आदरणीय मित्र पहला गिरमिटिया के राजकिशोर जी ने कहा कि तुम अच्छा लिख रहे हो यार, हमारे लिए शरद जोशी पे लिखो। मैंने लिखा, ठीक है ना जी। तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने दूसरे ढंग से लिखा। मैंने ना महादेवी वर्मा का रास्ता अपनाया, ना कांति कुमार जी का। कांति कुमार जी अपने कमेंट्स मेरे संस्मरणों पर दिया करते थे, और उनका ये कहना था कि तुम संस्मरण लिखते लिखते
आलोचना के मूड में आ जाते हो। तो बाद में मैंने अपनी किताब का नाम ही दिया कि आलोचनात्मक संस्मरण, क्योंकि उनका कहना ठीक था। लेकिन कांत कुमार जी से मैंने कहा था कि आप जो हैं हर आदमी में अपने आक्रमण के लिए कुछ न कुछ उसकी दुर्बलताएं खोज लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मेरी आदत है, ठीक है ना जी। तो मेरा ये कहना है वो मतलब, लेकिन फिर भी हमने जो वाजपेयी जी पर किताब लिखी थी आलोचक का स्वदेश, तो वो उसकी रिव्यूज कांति कुमार जी ने लिखी थी। तो उसका जो शीर्षक दिया था वो बड़ा विचित्र था कि मधुमक्खी गंदे स्थान पर नहीं बैठती। मतलब मैं मधुमक्खी हूँ और वाजपेयी जी के गंदे स्थानों पर नहीं बैठा। तो मेरा मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को आपको याद ही रखना है तो हम उसके शौचालय को याद करेंगे, उसके उस सुगंधित ड्राइंग रूम को याद करेंगे जिससे जनता का, पाठकों का चेतना का विकास हो। कांति कुमार जी का ये सोचना था कि नहीं वो भी याद रखो, तो वो पद्धत मेरी नहीं थी जी। जैसे महादेव वर्मा ने बहुत मामूली से मामूली आदमी में ऐसी संभावनाएं तलाश ली हैं अपने संस्मरणों में, ऐसी दृष्टि दे दी है जीवन को देखने की, वो महान है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम किसी को देखते हैं, किसी को याद करते हैं, तो वो केवल हम उसको नहीं याद कर रहे हैं, उसको याद करने के बहाने हम अपने समाज को, अपने पाठकों को, आदमी को देखने के लिए एक नई निगाह दे रहे हैं। वो होना चाहिए जी। ठीक है ना जी। जैसे कि विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद तो थोड़े दूसरे प्रकार के सन्यासी थे, तो उनकी शिकायतें रामकृष्ण परमहंस से उनके अन्य शिष्य किया करते थे। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने सबको बुलाया और कहा कि तुम रबड़ी खाते हो, मलाई खाते हो, दूध पीते हो और 24 घंटा जहर उगलते हो उसके खिलाफ। मैंने खाते तो अच्छा हो, उगलते जहर हो, और वो जहर खाता है और सारे संसार के लिए अमृत उगलता है, तो तुमको ये बात समझ नहीं आ रही? ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि एज ए एग्जिस्टेंस पर्सनालिटी आप दे क्या रहे हैं लोगों को। तो ये है मेरा और कांति भाई में ये था थोड़ा, लेकिन फिर भी उनके पास जो कलम थी लिखने की, जो शैली थी, जिस तरह को शब्दों का इजाद करते थे, नए नए शब्दों को बना लेते थे और जिस तरह से उसमें आनंद पैदा करते थे, वो मेरे पास नहीं है। कृष्णायन की रचना का द्वारका प्रसाद मिश्र सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई याद साझा? नहीं, मैं जब गया तब वो थे नहीं, तब जा चुके थे। 62 का कुलपति का चुनाव हो चुका था, आपको याद होगा, और उसमें भट्ट साहब आ गए थे। बस उनकी कहानियां मैं जरूर सुनता था, उनके बारे में तो बाद में भी सुनता रहा, क्योंकि हमारे गुरुजी उनके स्नेह पात्रों में से थे वाजपेयी जी, और उनका एक ग्रुप ही था जो द्वारिका प्रसाद जी मिश्र के ग्रुप का ही हिस्सा था। तो उस स्थिति में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो विद्या प्रखर और मेधावी व्यक्तित्व तो थे जी। और बहुत तेज तर्रार व्यक्तित्व के तापयुक्त व्यक्ति थे जी। इसमें तो कोई शक नहीं जी। और अब उनको मध्य प्रदेश का तो चाणक्य कहा ही जाता था, सुना ही होगा। तो लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ी भारत के आद्य इतिहास को लेकर के, मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड का इतिहास जो उन्होंने लिखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिविंग इन एरा भी अच्छी किताब है उनकी। तो लेखक के रूप में भी उनके प्रति मेरे मन में एक आदर का भाव तो है। ऐसे लोग जो कुलपति होते हैं तो उनको कम से कम विद्वानों, लेखकों और अध्यापकों की ठीक समझ रहती है और ठीक व्यवहार करना आता है। डीपी मिश्रा जी में वो सब बातें थी। मेरे जैसे विद्यार्थियों ने उनको एक राजनीतिक के रूप में ज़्यादा देखा है, साहित्य कम पढ़ा है, तो हम लोगों की धारणा ये थी कि राजनीतिक बड़े थे, तो निश्चित रूप से साहित्यकार भी बहुत बड़े थे। नहीं, साहित्यकार देखिए उनका जो कृष्णायन है जी, उस पर तो वाजपेयी जी ने भी लिखा है, विनय मोहन शर्मा ने भी लिखा है। मुक्तिबोध ने विनय मोहन शर्मा को लेकर तो बहुत खराब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी भूमिका लिखी थी मेरे ख्याल से। अब तो राजेंद्र प्रसाद जी तो उनकी एरिया के आदमी थे, पॉलिटिक्स के, ठीक है ना। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन यह है कि इतिहास की समझ उनकी बहुत गहरी थी और बहुत अच्छे ढंग से वो जानते थे चीज़ों को। अब ये अलग बात है कि उनको मौका नहीं लगा काम करने का, क्योंकि अधिकांश ऊर्जा उन्होंने वहाँ झोंक दी अपनी राजनीति में, ठीक है ना। लेकिन किसी लेखक को बहुत ज़्यादा किताबों के माध्यम से, संख्या के माध्यम से नहीं आंका जाना चाहिए। कभी कभी एक ही किताब उसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फणेश्वर रेणु अगर मैला आंचल ही लिख देते तो पर्याप्त था। प्रसाद केवल कामायनी लिख देते तो पर्याप्त था, ठीक है ना जी। बच्चन की मधुशाला ही पर्याप्त है। तो मेरा यह कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 किताब लिख रहे हैं। तो लेकिन हाँ, डीपी मिश्रा जीनियस तो थे, इसमें कोई शक नहीं जी। अब यह है कि उनका जीनियस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो रहा था, तो हो रहा था, तो उससे क्या भाई। समाज में केवल लेखक थोड़े चाहिए, जो सड़क साफ करता है मेहतर वह भी चाहिए, जो सब्जी बेचता है वो भी चाहिए। ये तो हमारी दृष्टि गंदी है कि हम सोचते हैं कि हम कुर्सी पर बैठ के साफ सफाई से लिख रहे हैं तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर वो सड़क साफ न करे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, हम भूल ही जाएंगे। जैसे हमारी माँ होती, मैं मानता हूँ कि जो काम हमारी माँ करती है हमारे साथ बचपन में, वही वो सड़क साफ करने वाला पूरे समाज के लिए करता है। मैं वहाँ उसको वो उतना महत्व देने को तैयार हूँ। आप लंबे समय तक अध्यापन और शोध दोनों से जुड़े रहे। विश्वविद्यालयों में वर्तमान में शिक्षा के स्तर और भविष्य में कुछ सुधार की दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहिए। पहली बात तो मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो विश्वविद्यालयों का जो एकेडमिक्स है वो सुधारा जाना चाहिए, माने पढ़ने पढ़ाने का जो वातावरण है वो सुधारा जाना चाहिए और इसकी पहचान की जाए। जैसे हरि सिंह गौर के बारे में आपने लिखा था ना, तो वो ये पहचाना जाना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में कौन सचमुच काम कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आप हमारा कागज देखते हैं और हमने नकली ढंग से नकली पत्रिकाओं में 10 आर्टिकल छपवा लिए। आपने वो गिन लिया साहब इनके 10 आर्टिकल हैं और आपके 2 भी नहीं हैं, जबकि हमारे 2 उनके 10 पे भारी हैं। एकेडमिक्स नहीं है, एकेडमिक्स उन्हीं 2 में है, लेकिन आप संख्या गिन रहे हैं, आप परसेंटेज गिन रहे हैं, आप पर्सनालिटी नहीं गिन पा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय को पर्सनालिटी बनाना चाहिए, ठीक है ना जी। तो पर्सनालिटी तब बनेगी जब टीचर की अपनी पर्सनालिटी हो। इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ कहते थे जो दिया खुद नहीं चल रहा है वो दूसरों को कैसे चलाएगा। जो टीचर खुद पढ़ नहीं रहा है वो दूसरों को पढ़ाएगा कैसे। जो टीचर खुद ज्ञान के गहरे गोते नहीं लगा पा रहा है वो अपने विद्यार्थियों को कोई नई सूझ दे पाएगा क्या। और दूसरा ये उनको पॉलिटिकल वातावरण से मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये सरकार जो है हमारी, अब इसका तो यह कहना है कि कोई भी मुक्त ना रहे, ठीक है ना। और वो केवल जो हमने सोचा समझा है वही सब पर थोप दें। तो विश्वविद्यालय को जो आजादी चाहिए, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम, वो सब कहीं कुछ नहीं है। तो उसे नष्ट होना, जवाहरलाल नेहरू जैसा विश्वविद्यालय ये लोग लगे हुए हैं नष्ट करने में, दुनिया भर का प्रपंच करके। तो अब तो कोई दूसरी सरकार अगर भारत के भाग्य में कभी आएगी तो शायद कुछ सोचे कि भारत बच जाए, अन्यथा वह भारत नहीं बचेगा जिसकी कल्पना गांधी या नेहरू ने की थी। माने ना भारतीय समाज बचेगा ना भारत बचेगा, यही मेरा जवाब है। बहुत से युवा इस चैनल को देख रहे होंगे, कौन सी किताबें आप युवाओं से अनिवार्य रूप से पढ़ने की अनुशंसा करेंगे? देखिए, मैं तो उनसे कहूँगा कि उन्हें अपनी विद्या जिसके कारण उनका पेट पलता है, जिसको कैरियर मानते हैं, वो अपना पढ़ते रहें। क्योंकि मैं ढेरों डॉक्टरों, ढेरों इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ जो अपनी विद्या में बड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन ये समाज कैसे बना
धर्म क्या चीज है, धर्म और समाज का रिश्ता क्या है, हिंदू कौन है, जैन कौन है, बौद्ध कौन है, सिख कौन है, ये धर्मों का उदय कैसे हुआ, वैष्णव आंदोलन क्या था या नवजागरण क्या था, इसको नहीं जानते। ठीक है ना जी। हमारे पुरखों ने जो सिस्टम ऑफ लाइफ बनाया था उसके पीछे कौन से कारण थे, कौन से तर्क थे, इससे वो नहीं जानते। और अब तो सारा का सारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है यहाँ पर पश्चिम का गुलाम है, वो अपने दिमाग से कुछ सोचना ही नहीं चाहता। तो मेरा ये कहना है कि ये जरूरी है कि वे लोग पहले जो कल्चर है, फिलॉसफी है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा उनकी ऐतिहासिक चेतना पर है। तो इतिहास की किताबें उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो नया इतिहास लिखा जा रहा है वो बहुत ही प्रेजुडिस ढंग से, पूर्वाग्रह ढंग से लिखा जा रहा है। उनको पता नहीं लगेगा। जैसे मैं एक बात बताऊं कि सारे भाजपा के लोग बार बार, अभी मैं कल परसों भी सुन रहा था कहीं, तो कह रहे थे कि मुगलों ने मैंने जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उनको ये नहीं पता है कि मुगल 1526 में आते हैं और इस्लाम चला आता 800 में। 700 साल तक मुगल नहीं थे और इस्लाम था। अब उन पढ़े लिखे बेवकूफ़ों को कौन बताए कि तुम पहले ये तो करेक्ट करो कि मुगल जो है बाबर है, वो 1526 में आता है, और मीर कासिम आ गया 8वीं में सिंध में। उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है, मोहम्मद गजनवी आता है, ठीक है ना जी। फिर वो इल्तुतमिश आता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, रजिया बेगम आती हैं, फिरोज शाह तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है, खिलजी दोनों चचा भतीजा आते हैं। ये सब कुछ नहीं, इनको नहीं समझते, इन सबको मुगल में डाल देते हैं। तो जब आपकी सामाजिक जीवन की समझ, ऐतिहासिक समझ, धर्म और दर्शन की समझ, जैसे कि कर्मकांड को ही धर्म मानते हैं लोग, और लिखा गया है कि कर्मकांड धर्म का सबसे निकृष्टतम रूप है, ये लिखा गया है। माने सबसे, जब धर्म खत्म होने लगता है तो कर्मकांड पैदा होता है। 24 घंटा अखंड पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, ये कर्मकांड किस लिए? तुम उसकी जो लिखने की चेतना है उससे अपने को जोड़ नहीं पा रहे हो, तो काहे पे चिल्ला रहे हो तुम? तो ये मेरा कहना है जी कि ये सब स्थितियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय हमें दिया। आपके मार्गदर्शन से लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बात तो है कि मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहता जी, और पता नहीं क्यों मेरी रुचि नहीं है। जैसे इतने दिनों से आप लगे हुए हैं, आज आप अगर ये बताते कि आपको ये काम करना है तो मैं शायद टाल जाता। आपने अपने हट को पूरा कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।